अरे बंदरू, अरे कहां हो तुम भाई? जल्दी आओ, इमरजेंसी है। यहां भूचाल आया हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, जलजला आया हुआ है, हलचल मची हुई है, जमीन फट रही है, आसमान पिघल रहा है, तुम वहां बैठकर केले खा रहे हो। You're eating bananas while someone out here has gone completely bananas. इधर आओ। आ गया शेखरू, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे ये बताओ, सबसे ज्यादा शोर कौन करता है? पायल, झुमका, चूड़ी या कंगना? कंगना। बिल्कुल सही। कंगना इतना शोर कर रहा है, इतना शोर कर रहा है, नहीं, कर रहा है नहीं, कर रही है। कंगना इतना शोर कर रही है कि पूरे देश में शोर मच गया है। कंगना रनावत, कंगना रनावत, कंगना रनावत। किस बात पर? अरे आजादी पर। इस बार कंगना ने हमारे देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बता दिया है। इसी पर मचा हुआ है जमीन से लेकर आसमान तक शोर ही शोर। वैसे तो कंगना रनौत हमेशा ही अजीबो गरीब बयान देती रही है, उनका रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड जो कभी भी बजने लगता है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया शायद। टू मच का भी टू मच, मच टू मच। वो हिंदी में भी कहते हैं ना, मच मच करना, तो ये वही है, टू मच वाली मच मच। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो सुना आपने, आप अगर सरकार का समर्थन करती हैं तो कह सकती हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, ये भी कह सकती हैं कि इससे अच्छी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन ये कहना कि देश को आजादी ही 2014 में मिली है, ये बहुत टू मच हो गया। ये तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, जो पूरे देश में उसी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, जिसे कंगना भीख में मिली आजादी बता रही। अच्छा लगेगा कोई बंदरू? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है कि एक तरफ तो हमारी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी कर रही है जो उसी आजादी को भीख बता रहे हैं। ये कुछ जम नहीं रहा है, शायद इसलिए लोग जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के कोने कोने से कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग उठ रही। क्या ऐसे विचारों वाले व्यक्तियों को कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार देने का औचित्य है या उनको लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति जी को तुरंत पद्म अवार्ड वापस लेना चाहिए। इसके बाद तो नवाब साहब भी मैदान में आ गए, जो आजकल बयान देने में कंगना को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। नवाब मलिक साहब ने न सिर्फ पद्मश्री वापस लेने की मांग कर डाली, बल्कि कंगना को हिरासत में लेने की भी मांग कर डाली। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करे। जब एनसीपी वाले मैदान में आ गए तो महाविकास आघाड़ी के दूसरे भाई साहब कैसे पिछाड़ी रहे थे? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने पूरा ताप दिखाते हुए अपनी तोप का मुंह प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ कर दिया। बुबुम, बुबुम, बुबुम। हमारा सवाल तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी है, क्या यही आपका भी विचार है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो फिर इसका खंडन करिए। वो पद्मश्री किताब है, वो तुरंत उससे छीन लिया जाए। इन सब विरोधियों को देखकर बीजेपी वालों को लगा कि यार ये तो हमसे भी बड़े देशभक्त बनकर दिखा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के राम कदम जी ने भी कदम आगे बढ़ा दिया और कंगना के बयान का विरोध कर दिया। उनके बयान के संदर्भ में हम कह चुके हैं कि उस बयान का हम समर्थन नहीं करते।
जब बीजेपी के अंदर से ही कंगना के विरोध की आवाज उठने लगी तो वरुण गांधी कैसे पीछे रहते? वो तो माशाल्लाह बीजेपी के सदाबहार बागी हैं आफ्टर ऑल। तो वरुण जी ने भी तुरंत बगावती ट्वीट कर दिया और कंगना को पागल करार दे दिया। कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। वरुण गांधी के इस ट्वीट के बाद तो कंगना और भड़क गईं। इस बार तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसी बात कह दी कि हम सुना भी नहीं सकते। इंस्टाग्राम पे वरुण को जवाब देते हुए कंगना ने लिखा, एक मिनट, आपको पता है ना कि कंगना ने वरुण की ट्वीट से ट्वीट क्यों नहीं बजाई? क्योंकि ट्विटर ने नफरतिया ट्वीट करने की वजह से कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर रखा है, पता है ना। इसलिए कंगना ने वरुण को इंस्टा पे इंस्टेंटली जवाब देते हुए लिखा कि अंग्रेजों ने गांधी के कटोरे में आजादी की भीख डाल दी, जा और रो अब। कंगना जी, वरुण ही क्या पूरा देश रो रहा है, यहां तक कि अब तो मोदी सरकार के मंत्री भी रोने लगे हैं। जो लोग आजादी को देखे नहीं, आजादी के संघर्ष को देखे नहीं, आज पैदा हुए आजादी के बाद उनको ये कल्पना नहीं हो सकती। कोई कुछ सलाह दे रहा है, कोई कुछ सलाह दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छी, सबसे बेहतर सलाह जो दी है वो शायद एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ ने। सुनिए कक्कड़ जी की कड़कड़ाती सलाह। कंगना रनौत ने छेड़ दिया टू गेट सम पब्लिसिटी और सारी मीडिया चित हो गई और उसको करोड़ों की पब्लिसिटी मिल रही। फ्री पब्लिसिटी जो कहावत है उसको अगर आप इग्नोर कर दो, ब्लैंक आउट कर दो एज अ मीडिया, फुल ब्लैंक, कोई कुछ कह नहीं रहा, देन इफ दे वांट पब्लिसिटी दे विल हैव टू पे फॉर इट। है ना सबसे बढ़िया सलाह। शायद इसी सलाह को सुनकर कंगना रनौत ने माफी मांगने और अपना पद्मश्री अवार्ड वापस लौटाने का ऑफर दे दिया। लेकिन एक शर्त के साथ। कंगना ने कहा है कि 1857 का तो मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर इस बारे में कोई मेरा ज्ञान वर्धन करे तो मैं पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूंगी और माफी भी मांग लूंगी। प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज आप लोग कंगना जी की हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए और उन्हें बताइए कि भगत सिंह ने कौन से सन में फांसी के फंदे को चूमा था। बताइए उन्हें कि चंद्रशेखर आजाद ने कब अपने प्राण इस देश पे न्यौछावर किए थे। कंगना जी को बताइए कि लाला लाजपत राय किस सन में शहीद हुए थे। उन्हें यह भी बताइए कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। उन्हें बताइए कि उधम सिंह अपने वतन से दूर कब इस मिट्टी पर कुर्बान हुए थे। बताइए कंगना जी को, बताइए उन्हें यह सब। क्या पता उनका थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन हो ही जाएगा। अंत में मुझे कवि प्रदीप का लिखा और भारत रत्न लता मंगेशकर का गाया वही अजर अमर गीत याद आ रहा है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को सुनते हैं तो आज भी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों की आंखों में जिनकी आंख का पानी बचा हुआ है। जिनकी आंख का पानी मर चुका है उनकी बात और है। जय हिंद। बमों की इज्जत बहुत कम हो गई है बंदरू, कसम से बहुत कम हो गई है। मार्केट में बमों की वैल्यू फुलझड़ियों से भी कम हो गई है। अच्छा ऐसा कैसे हो गया शेखरू? मुझे लगता है ऐसा इसलिए हो गया बंदरू क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक जैसे नेताओं को मालूम ही नहीं है कि बम क्या चीज है, बम क्या बला है। उनके हाथों में कोई पटाखा थमा देता और कह देता है कि यह बम है, तो बस ये शुरू हो जाते हैं। इन दोनों नेताओं ने अपने बयानों से बमों की ऐसी किरकिरी कराई है, ऐसी किरकिरी कराई कि बस पूछिए मत। व्हाट अ बमा। एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। आर्यन खान ड्रग्स केस का रायता किस तरह बिखर गया है ये तो आप सब जानते ही हैं और मैं भी कई बार बता चुका हूं। मूल मुद्दा तो कहीं पीछे छूट गया है।
भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आपस में ही बम फोड़ा फोड़ी में लगे हुए हैं। वैसे उन्होंने एक दूसरे पर सचमुच का बम नहीं फोड़ा या फेंका, बस कुछ फूके हुए और फुस्सी बम एक दूसरे पर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरा फला फला बम है, ये मेरा ठिकाना ठिकाना बम है। नवाब मलिक ने तो अपने फूके हुए कारतूस को हाइड्रोजन बम ही बता दिया। हद है। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी थी, मतलब फडणवीस के साथ नहीं, हाइड्रोजन बम के साथ। असल मुद्दा भी बताओगे या तुम भी फुस्सी बम ही छोड़ते रहोगे शेखर सुमन? फुस्सी बम? अच्छा बेटा तू बाहर चलो, बताता हूं, बता रहा हूं। आपको याद होगा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर अपने आरोपों की वेब सीरीज में नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रहते समय देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी ने रिवर सॉन्ग नाम के जिस वीडियो में डांस किया था, दरअसल उसका फाइनेंस हेड एक ऐसा इंसान था जिस पर आगे चल के ड्रग्स का कारोबार करने का केस चला। इसी आरोप के जवाब में फडणवीस ने कहा था कि मैं देवेंद्र फडणवीस हूं, बम फोड़ दूंगा। एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। इतना कहने के 3-4 दिनों के बाद फडणवीस ने कुछ फोड़ा भी, जिसमें अंडरवर्ल्ड की आवाजें आ रही थी और दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का भी जिक्र था। जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पारकर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। यह सब सुनने के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि मियां अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। मैं तो डर गया कि पता नहीं कितना खतरनाक होगा मलिक जी का ये हाइड्रोजन बम। कुछ लोग अंडरग्राउंड भी हो गए ताकि बम से होने वाले नुकसान से बच सकें, लेकिन मलिक साहब ने जो फोड़ा वो भी एक फुस पटाखा जैसा ही था और उससे भी अंडरवर्ल्ड जैसी कुछ मिमियाई आवाजें आ रही थी और रियाज भाटी का नाम भी सुनाई दे रहा था। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? 29 अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ अंडरवर्ल्ड का खेल खेलने में लग गए। इस खेल से लोगों का भरपूर मनोरंजन तो हुआ, लेकिन यह भी साफ हो गया कि दोनों अपने अपने पुराने पिटारे खोल के एक दूसरे को चिढ़ा भर रहे हैं और एक दूसरे पर बम नहीं कीचड़ फेंक रहे हैं। कीचड़। फडणवीस साहब को शायद इसका एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट किया जिसका मतलब यह निकलता है कि अब वो कीचड़ की फेंका फेंकी के इस खेल में शामिल नहीं होंगे। और जहां तक मलिक साहब का सवाल है तो उन्होंने भी ट्वीट किया, लेकिन उसका मतलब था कि वो अभी भी नहीं थके। उनका ट्वीट आपको पढ़ के ही सुना देता हूं। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। इस ट्वीट से लगता है कि मलिक साहब अभी थके नहीं हैं और अभी और भी फेंकते रहेंगे। वैसे ये सब दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक लड़ाई की तरह हो गई है, यानी हम दो तो आपके भी दो, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी स्थिति यह है कि नवाब मलिक की बेटी ने फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा है, तो जवाब में फडणवीस जी की पत्नी ने भी नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। कुल मिला के लगता है कि इस मुकदमेबाजी से दोनों तरफ से एक दूसरे को बैलेंस करने का खेल चल रहा है, यानी बम तो फटे नहीं, इसलिए चलो केस ही ठोक दो। और ड्रग्स वाले केस का क्या हुआ शेखू? अरे वो भी लफड़े में फंस गया है। 2 SIT बनी हुई हैं, एक एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाली और दूसरी मुंबई पुलिस वाली। दोनों जांच कर रही है। एनसीबी के जांच अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने जांच के बारे में बताया कि वो सही दिशा में जा रही है। कुछ और गवाहों के स्टेटमेंट हुए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य जुटाए हैं और इंक्वायरी सही दिशा में बढ़ रही है। तो जांच, या ये कहें कि जांचें चल रही हैं, पता नहीं चल रही हैं या घिसट रही हैं।
इस बीच आर्यन खान केस के मामले में दो पंचों किरण गोसावी और प्रभाकर साहिल के बीच व्हाट्सएप पे जो चैटा चैटी हुई थी उसमें भी कई सवाल पैदा हो गए थे। यह चैटा चैटी भी बड़ी दिलचस्प है और लगता है कि गोसावी एक सुपर कॉप की तरह सारे मामले में इन्वॉल्व था। उसकी शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी से बात हुई या नहीं, दोनों के बीच 50 लाख का आदान प्रदान हुआ या नहीं, यह सब तो खैर जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एनसीबी की यह पोल तो खुल ही गई कि किरण गोसावी जैसे शख्स वहां फोकट में ही माल काटते और कूटते थे। लो जी, अब सलमान भी विवादों में फंस गए। सल्लू भैया तो फंसते ही रहते, इसमें कौन सी नई बात है शेखर? अरे सल्लू भैया वाले सलमान नहीं बाबा, कांग्रेस वाले सलमान, सलमान खुर्शीद की नई और ताजा तरीन किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। वो क्या कहते हैं आम बोलचाल में, हाँ, तलवारें खिंच गई हैं, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की झड़ी लग गई है। वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। यह किताब खुर्शीद साहब ने अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में लिखी है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई हैं। आपको तो पता ही है कि हमारे यहां किसी किताब को पढ़कर तो कभी बहस होती नहीं। इस किताब के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए दोस्तों माफ कीजिएगा, मैंने भी किताब पढ़ी नहीं है, पर मैं इसके बारे में बोलूंगा। भाई जब सब बिना पढ़े बोल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, क्यों बंद रहूं? विवाद क्या है ये तो बताओ शेखर सुमन। बताता हूं। विवाद कुल मिलाकर किताब के एक वाक्य पे है, जिसमें खुर्शीद साहब ने हिंदुत्व की चर्चा करते हुए बोको हरम और आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठनों का जिक्र कर दिया है। वैसे आप सब जानते ही हैं कि किताब अलग चीज होती है और विवाद अलग चीज, बिल्कुल मुख्तलिफ। अब खुर्शीद साहब का कहना है कि उन्होंने अयोध्या के फैसले को सूर्योदय कहा है। आप खुद खुर्शीद साहब की बात सुनिए और फैसला कीजिए कि वो ये सब रफू करने के लिए कह रहे हैं या उनका कोई और मकसद है। किताब में लोगों को जोड़ना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सनराइज ओवर अयोध्या, सूर्योदय अयोध्या के ऊपर। इतनी अच्छी बात तो शायद मोदी जी ने भी नहीं कही होगी। मैंने ये नहीं कहा कि वो उन लोगों की तरह हैं जो टेररिस्ट हैं, ये भी टेररिस्ट हैं, वो भी टेररिस्ट हैं। बीजेपी उनको टेररिस्ट कह रही है, बड़े आश्चर्य की बात है। ये लफ्ज टेररिस्ट का है, आतंकवादी का जो शब्द है वो तो मेरी किताब में है नहीं कहीं। सफाई तो अच्छी है, लेकिन जब तक खुर्शीद साहब ये सफाई देते तब तक तो विस्फोट हो चुका था। सुनिए विस्फोट की आवाज। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म का फर्क समझा दिया, यानी एक तरह से सलमान खुर्शीद का समर्थन ही कर दिया, जिससे खुर्शीद साहब गदगद हो गए। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब खुर्शीद साहब से सहमत ही हैं। कांग्रेस के असहमत नेताओं के ग्रुप G23 के प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद ने खुर्शीद साहब से अपनी असहमति साफ जाहिर कर दी है। इस पर खुर्शीद साहब ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। वो एक एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी नेता हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं उन्होंने जो कहा उसका सम्मान करता हूं। खुर्शीद साहब कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं, जिन्हें आप गुलाम जी को, मेरा मतलब है गुलाम नबी आजाद जी को सुना सकते हैं। पंक्तियां कुछ यूं हैं कि दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने क्या कमी की है। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। खुर्शीद साहब, हेलो सर, इधर सलाम सलाम, वाह क्या बात है। तो ये था आज का पोलम पोल खोलम खोल, यानी पोल खोल। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चल भाई बंद रहो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।